दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है ठीक ठाक होंगे। ये सब दिन ठीक ठाक गुजरते रहे, बस होना भी यही चाहिए। सबसे पहले मैं अपने विषय में नए लोगों के लिए जानकारी दे दूं। जो पुराने हैं वो तो मुझसे बहुत अच्छा से परिचित हैं। मेरा नाम भाई संजीव वर्मा है। मैं एक एमएसएमई हूँ। बिहार का रहने वाला हूँ, पटना में फ़िलहाल रहता हूँ और मैंने कई काम किए। आज के उम्र में, जो कि 49 इयर्स मेरा आज के डेट में एज है, इस 49 इयर्स में 45 इयर्स से बिजनेस कर रहा हूँ। थोड़ा चौंकने वाली बात है। मेरे पिछले वॉल्यूम्स को देखिएगा, मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। 4 साल की उम्र में मैंने लाइब्रेरी खोला था, मात्र 4 साल की उम्र में। तब से लगातार पता नहीं चला वक्त कैसे बीतते चला गया। कई कामों को किया। देखिए, दरअसल फ़िलहाल मैं सीलिंग फ़ैन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। संक्षेप में बता दूं कि मैं एक एमएसएमई हूं, मैं तो आपको बताया। और एक एमएसएमई को आईसीआईसी बैंक के अफसरों ने लूटने का काम किया, धोखाधड़ी उसके साथ किया, उसके पूरे भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। मतलब जो व्यक्ति, सही पूछिए तो आज के तारीख में 70-75 करोड़ का मालिक होता, 1000 से ज़्यादा वर्कर उसके कारखाना में काम करता होता, और कम से कम, मेरा तो नुकसान हुआ ही, सरकार को जीएसटी के तहत कम से कम कलेक्शन होता तो 100 करोड़ से ज़्यादा। जब 75 करोड़ का मुझे नुकसान हुआ है तो सरकार को, चूंकि सरकार का रेवेन्यू पंखे पे 18% था, तो सरकार को कम से कम 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। मैं पूरे मैटर को कोर्ट में ले गया। माननीय न्यायालय ने, अब माननीय जज ने, एक नहीं 4 जज ने अब तक मेरा साथ दिया है। अब तक। आगे भविष्य में क्या होगा वो तो ऊपर वाला जाने। जो होगा अच्छा ही होगा। पहले जज जिसने केस को एडमिट किया, दूसरा जज साहब जिसने केस को कॉग्निजेंस लिया, वो भी क्रिमिनल सेक्शन में। इन 9 अभियुक्त हैं आईसीआईसी के, 1-2 अभियुक्त नहीं है, कुल 9 अभियुक्त हैं और 9 के ऊपर में क्रिमिनल केसेस हैं। देखिए साहब, 420 का मुकदमा क्रिमिनल एक्ट है। और तीसरे जज, जहां पे ये लोग क्रिमिनल रिवीजन के लिए अपील में गए, इनके अपील को माननीय जज साहब ने खारिज कर दिया। मैं तो अदना सा मामूली आदमी, एक एमएसएमई का साथ जज साहब ने दिया। और चौथी बार जज साहिबा ने इन 9 अभियुक्तों को सशरीर सरेंडर होने का आदेश पारित किया था। सख्त आदेश था, 4 लाइन ही वो लिखी थी, लेकिन उनके शब्दों में कड़ापन था, काफ़ी आक्रोश था। सशरीर उन्होंने 27 मार्च को इन 9 अभियुक्त को कोर्ट में सशरीर सरेंडर होने का सख्त आदेश पारित किया था। लॉकडाउन हो गया, मामला अटक गया है। खैर कोई बात नहीं। मैं हमेशा धैर्य से काम लिया हूँ जिंदगी में। धैर्य बिजनेस करने से आपको आ जाएगा। जब आप व्यापार में जाएंगे ना, तो व्यापार मामूली काम नहीं है, सबके लिए नहीं होता है। और उसके लिए हिम्मत, साहस, धैर्य, बहुत चीज़ चाहिए, लगन भी चाहिए। देखिए, सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वित्त मंत्री और हमारे एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री सभी आज एमएसएमई के ऊपर में जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये एमएसएमई जो है, ये देश के जीडीपी में 30% सहयोग देता है। मामूली नहीं है। हम लोग सर उन्हें वैसे लोगों को रोजगार देते हैं ना, जो लोग फर्स्ट टाइम काम करने के लिए निकलते हैं घर से। हम लोग एक इंस्टीट्यूट होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, विदाउट फीस हम लोग उन लोगों को काम सिखाते हैं। फर्स्ट टाइम उनको बैठना सिखाते हैं कि बैठ के काम कैसे किया जाता है, कैसे लग के काम को सिखाया जाता है। ये हम लोग करते, काफ़ी नुकसान उठाते हैं। और जब वो काम हमारे यहाँ से सीख जाते हैं तो
तो वो बड़ी कंपनियों में पलायन उनका हो जाता है। और हम लोग की संख्या सबसे अधिक है, चाहे हम लोग संगठित क्षेत्र में हो चाहे असंगठित क्षेत्र में हो, हम लोगों की संख्या वाकई अधिक है। और हम लोग बहुत लोगों को रोजगार देते हैं। और उसमें से हम मेरे साथ एक एमएसएमई के साथ ये आईसीआईसी बैंक के अधिकारियों ने बहुत बड़ा गलत काम किया है। एक एमएसएमई का सही पूछिए तो इन्होंने मर्डर किया है, उसके भविष्य का मर्डर किया है, उसके स्टाफ का सही पूछिए तो मर्डर किया है, बहुत गलत काम किया है। खैर, मामला कोर्ट में है और न्यायालय में एक मामूली आदमी को भी न्याय मिलता है। ऐसा लगता नहीं है कि जैसा वो धमकी देके गए थे वीरेश शर्मा कि हम लोग प्राइवेट बैंक के आदमी हैं, हम लोग छुट के पैसा खर्च कर सकते हैं। मुझे तो पैसा है ही नहीं, खर्च कहाँ से करूँगा। लेकिन 4 जज ने मेरा साथ दिया है, मानना पड़ेगा। कहाँ गया इनका पैसा? धमकी, ये लोग धमकी के बल पे चाहते हैं सबको दबा देना। लेकिन देखिए, सब कोई नहीं दब पाता है। मैं एक एमएसएमई भी हूं और बोलने वाला एमएसएमई हूं, चुप बैठने वाला में से नहीं है, सहने वाला नहीं हूं। इसको जरा ध्यान रखिएगा। देखिए, कर्ज का परिवार पे बहुत खराब असर पड़ता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जिंदगी में याद रखिए, कभी भी कोई भी काम के लिए कर्ज लेने का कभी मत सोचिएगा। अगर किसी फ्रेंड एंड रिलेटिव से आपको मदद मिल रही है तो एक वर्ड मैंने बोला था, इंटरेस्ट फ्री हेल्प। इंटरेस्ट फ्री हेल्प आप ले सकते हैं। समय सीमा मत रखिएगा कि फलना टाइम में ही पैसा दे दे, लेकिन जैसे आपकी स्थिति नॉर्मल हो उनका पैसा उनको लौटाने का कोशिश कीजिए। देखिए, विश्वास बहुत बड़ा चीज है, गुडविल जिसको कहते हैं। एक बार आपका गुडविल स्थापित हो जाएगा ना, फंड नाम का चीज आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिंदगी में आप कोई भी काम कीजिए, फंड आपके लिए कभी बाधा नहीं बनेगा। और मैं तो आपको बोलता हूं, बैंक का लोन लेने से क्या आपको मिलता है? पैसा मिलता है, टेंशन मिलता है, आपको हाथ नहीं मिलता है। ये जो 2 हाथ आपका है ना, ये 2 ही हाथ रह जाता है बैंक का लोन लेने के बाद। 2 से ये 4 नहीं होता है, 4 से ये 8 नहीं होता है। और जब आप दूसरे हाथ के लिए, 4 हाथ के लिए और 8 हाथ की तरफ जाते हैं ना, आपको सबसे पहले वेतन देना पड़ता है। आप अकेले होते हैं, एक अकेला मालिक हमेशा टेंशन में रहता है। क्या वो कच्चा माल लाएगा कि तैयार माल बेचने जाएगा कि माल बनाएगा, सारा काम उसको। इसीलिए कहता हूं, बिल्कुल पार्टनरशिप करना चाहिए। डेली मुझे लोग संपर्क करते हैं और मैं बोलता हूं कि सर, एक कुछ वॉल्यूम्स को देखना चालू कीजिए। किसी भी वॉल्यूम को आप मेरा टच कर लीजिए। ये मेरा वॉल्यूम नंबर 36 आज रिकॉर्ड हो रहा है। आप मेरे किसी को वॉल्यूम में टच कर लीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, आपको मेरी बातों से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलने लगेगा। आपको मन करेगा कि इस आदमी का और भी वॉल्यूम देखा जाए। मैं ऐसा देखा हूँ, ऐसे ऐसे लोग जो तुरंत जुड़े हैं, वो बोले कि वर्मा जी आपका तो इतना वॉल्यूम है, बहुत मुश्किल है। उनके लिए एक सलाह, करंट वॉल्यूम से तो जुड़ ही जाइए और साथ में कोशिश कीजिए एक एक पिछला वॉल्यूम डेली देखने का। आप अपडेट हो जाइएगा। इतना नॉलेज मिलेगा ना, इतना नॉलेज मिलेगा कि उसका हिसाब नहीं। हर वॉल्यूम में मैं अपने जानकारी को आपके साथ साझा करता हूँ। जो करंट अफेयर्स होता है, जो भी जानकारी मुझे मिलती है, उसको मैं आपके साथ साझा करता हूँ। देखिए, वर्तमान पे मैं हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि मैं आईएएस की तैयारी जब करता था तो जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी पे बहुत अच्छी पकड़ बना लिया था, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। विदाउट जनरल स्टडी आप पीटी जो उसका होता है उसको क्लियर नहीं कर सकते। उसमें एक सब्जेक्ट जनरल स्टडी और एक कोई सब्जेक्ट आपको रखना पड़ता है। और जनरली लोग वही सब्जेक्ट रखते हैं जो मेंस में 2 सब्जेक्ट होता है, उसमें से एक। तो जनरल स्टडीज पे पकड़ और क्या वर्तमान घटना घट रहा है, इसकी जानकारी व्यक्ति को हमेशा होती है। इसीलिए हम समाचार पत्र पढ़ते हैं। लेकिन आज जमाना समाचार पत्र का नहीं है, वो बासी हो जाता है। आज एकदम लेटेस्ट मोबाइल पे न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ सब आते रहता है। आज जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि तूफान आने वाला है, मान लीजिए तूफान आने वाला है,
जब तक हमें उसका सही लोकेशन का जानकारी नहीं होगा, हम लोग अपने जान और माल को बहुत अच्छे तरीके से नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए तूफान पे नज़र रखना काफ़ी आवश्यक है। उसका मूवमेंट किधर हो रहा है, वो किस तट के किस जगह पे जाके टकराने वाला है, ताकि वहाँ के लोगों को अच्छा से बचाया जा सके। आज का जो ये महामारी का दौर है ना, ये तूफान से कम नहीं है। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा समस्या आज के डेट में मुंबई में देखने को मिल रहा है। गुजरात में भी मौतें बहुत हो रही हैं, और लगभग हर राज्य का जो उसका मेन सिटी है उससे इफेक्टेड है। दिल्ली की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। और देखिए, इंडिया सही पूछिए तो अब इसके पीक के तरफ जा रहा है। जो मैं डेटा एनालिसिस बहुत अच्छा कर पाता हूँ और कोशिश करता हूँ रिसर्च करने का, और डेटा एनालिसिस एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है किसी भी काम का। आप प्रीवियस डेटा उठा लीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए। जैसे मैं शेयर बाजार में जब घुसा था तो डेटा एनालिसिस करता था और बहुत लोगों को बताता था कि फलना स्टॉक परचेज करना चाहिए और फलना स्टॉक नहीं परचेज करना चाहिए, किस सेक्टर में मूवमेंट है, कौन सा सेक्टर आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। तो ये सारा चीज़ डेटा एनालिसिस, आपके पास अगर कुछ डेटा उपलब्ध हो जाए तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैं कल क्या हुआ कि यूट्यूब में डेटा एनालिसिस थोड़ा कर रहा था अपने 7 दिन के वीडियोस का। मेरा लगभग 60-70 वीडियोस यूट्यूब में अभी तक अपलोडेड है, जिसमें 34 कल तक बैंक लोन का वीडियो था। सावधान, बैंक लोन कभी नहीं। एक रिक्वेस्ट है, इसका वॉल्यूम 1 से देखना जरूर चालू कीजिएगा, काफ़ी नॉलेज मिलेगा। एक भाई कहते हैं कि आप बोलते हैं तो शाहरुख खान की तरफ बोलते हैं। भाई साहब, शाहरुख खान बहुत बड़े हस्ती हैं, उनका हम सभी बहुत आदर करते हैं। काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया है, टीवी से लेके आज फिल्म तक। हम लोग मामूली आदमी हैं सर, हम लोग एमएसएमई हैं, हम लोग ठीक हैं। हम लोग देश के जीडीपी में बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। हम लोगों की संख्या, बराबर बोल रहा हूँ, बहुत अधिक है। इसीलिए हम लोगों को जितना सहायता मिले वो सहायता आम आदमी तक पहुँचेगा। हम लोग माध्यम हो सकते हैं। आप, सरकार हमें कोई रियायत देती है, कोई सहायता देती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फैलाने की कोशिश करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट इतना ज़रूरी है, इतना आवश्यक है, जो जहाँ है उसको वहीं पे जॉब मिल जाए। ये जो समस्या देखने को मिला ना, लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट करते हैं, फिर आते हैं जाते हैं, कितना परेशानी होता है। इसका एक मुख्य समाधान है, अधिक से अधिक लोग बिजनेस में आए, जॉब की तरफ सोचिए ही नहीं। मैं कल एक और बहुत अच्छी बात को रखा हूँ एजुकेशन के विषय में। भाई, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, और जिसको नहीं पढ़ना है उसको आप जबरदस्ती 10 साल 15 साल स्कूल भेज के आउटकम नहीं आने वाला है, वो नहीं पढ़ने वाला है। इवन कि जितना भी आज के डेट में कोई गलत काम में भी लोग उतर जाते हैं, वो सभी स्कूल का दरवाजा देखे हुए रहते हैं, लेकिन उनको पढ़ाई लिखाई नहीं समझ में आता है, वो नहीं पढ़ पाते हैं, वो गलत काम में चले जाते हैं। क्या कीजिएगा, सब तरह के लोग हैं, समाज हर तरह के लोगों से बना हुआ है। इस वायरस की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ तो है कि 4 लोगों को अब तक, कल काफ़ी समाचार देख रहा था, 4 लोगों को इससे बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। ये 4 लोग कौन है भाई? सबसे पहले वो बुजुर्ग जो पहले से किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं। देखिए, सारा खेल ही इसमें इम्यूनिटी का है, आपको मैं बता रहा हूँ। और इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत अच्छा और बहुत सस्ता माध्यम, वो जो तुलसी होता है ना, तुलसी का पौधा 4 पत्ता सुबह शाम चबाना चालू कीजिए। बस तोड़िए, धोइए और चबाइए, और रात में सोने के पहले दूध में थोड़ा हल्दी मिक्स करके पी लीजिए। तब तक पीजिए, कम से कम अभी आने वाला 3 महीना, जो कि अच्छा लगता है नहीं आने वाला है। जो स्थिति है, भारत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। वर्ल्डोमीटर में, मैं वर्ल्डोमीटर को देखता हूँ, इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी और ये वो डेटा पे मैं नहीं जाता हूँ। मैं बस, चूँकि वर्ल्डोमीटर का डेटा उपलब्ध है आसानी से, और कई लोग वर्ल्डोमीटर की ही चर्चा करते हैं, लेकिन वर्ल्डोमीटर में भारत ऊपर जा रहा है।
तो देखिए आज के डेट में हम लोग को अलर्ट रहना है। जो डायबिटिक हैं उनको भी अलर्ट होना है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी खास तौर से अलर्ट रहना है। काम उन लोग को करना है, सही पूछिए तो मैं उन लोग को ही बोलूँगा काम करने के लिए जो लोग किसी भी इस 4 लोगों के बीच में नहीं आते हैं। और उन लोगों के लिए खास चीज, उन लोगों को काम करना है लेकिन फुल प्रोटेक्शन के साथ काम करना है, कोशिश करना है। अगर किसी को ओवरलैप करना पड़े, आप चल रहे हैं रोड में, तो देखिए अगर चल रहे हैं तो ऐसे 2 गज की दूरी में राउंड सर्किल बना के जाइए। कोशिश नहीं कीजिए 2 गज से कम दूरी में नजदीक आए। जो प्रधानमंत्री बोलते हैं ना 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। और जहां 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं हो सकती है उसको अवॉइड कीजिए, फिलहाल उस जगह को अवॉइड कीजिए। मास्क बहुत जरूरी है, और साबुन, सैनिटाइजर से ज़्यादा जरूरी साबुन है। साबुन से फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश, साबुन को कैरी करने का सोचिए। पेपर सोप तो बहुत आता है, वॉलेट में रख सकते हैं, या 5 रुपया वाला साबुन छोटा आता है, उसको भी आप पेपर में, ये वॉलेट में या कहीं भी आप रख सकते हैं। इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सामने आया कि फलना जगह का हॉस्पिटल फलना लोगों के लिए। बड़ा अजीब बात है भाई, होना तो चाहिए इंसान का हॉस्पिटल इंसान के लिए और जानवर का हॉस्पिटल जानवर के लिए। ये क्या भाई, ऐसा तो विदेश बोलेगा कि भाई मेरा हॉस्पिटल मेरे लोगों के लिए। आज कई लोग जो सक्षम हैं वो विदेश में जाके अपना उपचार करवाते हैं। उपचार एक ऐसा चीज है, उसमें किसी भी प्रकार का बंदिश नहीं लगाना चाहिए। कोई अगर सामर्थ्य है कहीं जाके उपचार कराने के लिए, उसको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दीजिए। ऐसा तो विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं करता है। कई लोग उपचार कराने के लिए बड़े बड़े देशों में जाते हैं और ठीक होके आते हैं। भाई जिनके पास जैसा पैसा है, पैसे का उपभोग करना भी जरूरी है। अगर उनके पास ऊपर वाले ने उनके मेहनत से उनको पैसा दिया है तो जाहिर सी बात है उसका उपभोग करने का हक उनको जरूर है। कोई 3 लाख की गाड़ी में चढ़ता है, कोई 30 करोड़ की गाड़ी में चढ़ता है, कोई गाड़ी 30 अरब का भी बनवा सकता है, उसमें हीरा लगवा दे तो 30 अरब का भी गाड़ी बन सकता है। तो भाई जिसके पास जैसा सामर्थ्य है उसको आप बंदिश नहीं कर सकते हैं। अब कोई गांव का व्यक्ति है और उसके पास पैसा है तो क्यों ना वो जाके शहर में, क्यों ना वो देश की राजधानी में, क्यों ना वो विदेश में जाके इलाज कराए। भाई उसके पास भगवान ने पैसा दिया है तो उस पैसे का उपभोग करने का अधिकार भी उसको है। वो सरकार का टैक्स देके 1 नंबर तरीके से उसके पास पैसा है, उस पर बोलने का किसी को कोई हक नहीं है। आप ये मत बोलिए कि फलना जगह का हॉस्पिटल फलना लोगों के लिए। ये थोड़ा सा सोचिएगा। मैं एक सुझाव दे रहा हूँ भाई, मैं होता कौन हूँ, मैं एक अदना सा MSME हूँ, लेकिन जो दिमाग में आता है मैं आपसे साझा करता हूँ। देखिए एक चीज़ बताते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि आप अपने पास्ट के बारे में बताइए। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आप बोलते हैं 49 में 45 ईयर से बिजनेस कर रहे हैं, तो हम आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा समझना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, मेरी बात उनको अच्छी लगती है, वो सुनते हैं। तो मैं केबल टीवी तक का बात आपके साथ साझा किया था, पार्टनरशिप मैंने भी किया था, और उस पार्टनरशिप में वाकई क्वालिटी था और क्वालिटी होना भी चाहिए। देखिए पार्टनरशिप में सही पूछिए तो रिश्ता बिल्कुल पारिवारिक होना चाहिए। जितना नज़दीकी रिश्ता आप रखेंगे ना उतना वो पार्टनरशिप मजबूत होगा, उतना ही वो पार्टनरशिप प्रगाढ़ होगा। और जितनी मजबूती और पार्टनरशिप में होगी ना उतना अच्छा आप काम कर पाएंगे। इसीलिए मैं भी जब पार्टनरशिप किया तो उनके फादर का जब तबीयत खराब हुआ मैं वेलोर तक चला गया, और इसकी चर्चा मैं पिछले वॉल्यूम में किया हुआ हूँ। और जब पार्टनरशिप से अलग भी हुआ तो आज भी 30 साल बीत गया सर, 30 साल। मैं 1990 के लगभग में पार्टनरशिप से बाहर आ गया था। 30 साल बीत गया, आज भी उनसे रिश्ता बहुत अच्छा है। उनको कोई भी हमसे सलाह लेना होता है ना तो वो बिल्कुल हमसे सलाह लेते हैं। तो ऐसा होना चाहिए पार्टनरशिप, और ऐसा होना चाहिए पार्टनरशिप के साथ रिश्ता। देखिए दरअसल हुआ क्या ये बताते हैं। मेरे बड़े भाई जो थे वो NSD में उनका सिलेक्शन हुआ था मेरिट स्कॉलरशिप के बल पे, और वो फिल्म लाइन में चले गए। बहुत सारा उनका काम करने का विधि बिल्कुल अलग था। वो जनरली ना, वो एक डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे,
और उनका जो काम था उसका रिकॉग्निशन वर्ल्ड में हुआ था। कुछ ऐसा काम वो किए थे, थिएटर इन ट्रेन, मतलब नाटक को वो ट्रेन के अंदर, लोकल ट्रेन के अंदर लेके गए थे, और इसके चलते पूरे विश्व में उनकी चर्चा हुई थी। थिएटर इन ट्रेन, बॉम्बे मुंबई में चर्च गेट एक स्टेशन है और बोरीवली एक स्टेशन है। चर्च गेट से बोरीवली के बीच वो इतवार को, रविवार के दिन चलती हुई ट्रेन में नाटक का मंचन किया करते थे। 4-4 व्यक्ति का टीम होता था हर एक स्टेशन पे, चूंकि 2-5 मिनट में स्टेशन आते रहता है लोकल ट्रेन का, तो हर एक स्टेशन पे टीम जो था, और जो टॉपिक्स होता था नाटक का ना, वो बिल्कुल करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ। अगर कोई भी घटना घटी, कोई भी अगर जनता को जागरूकता फैलाने का काम हो, ऐसा कोई भी विषय हो, उसी विषय को वो अडॉप्ट करते थे। सप्ताह भर के अंदर में जो भी घटना घटी और जनता को किस चीज़ से जागरूक करना चाहिए, उनका मेन फोकस इसी चीज़ पे था। इसके लिए उनको काफ़ी पुरस्कारों से नवाजा गया। फिल्म डिवीज़न में भी वो डायरेक्टर थे, जो भारतीय समाचार चित्र था उसके भी वो एडहॉक डायरेक्टर थे। दूरदर्शन के लिए भी वो बहुत काम करते थे। दरअसल हुआ क्यों, 1990 की बात है। 1990 में उनको जो बिहार में स्वर्गीय भिखारी ठाकुर का जो एक विदेशिया नाम का नाटक है, बड़ा चर्चित है, शायद आपको जानकारी होगा, नहीं तो आप पता कीजिएगा। उनके ऊपर में एक भारतीय समाचार चित्र ने उनको एक फिल्म बनाने के लिए दिया, और उसके लिए वो पटना आए। और यहीं पे चूँकि छपरा के रहने वाले हैं भिखारी ठाकुर, उनका पूरा जो आज भी परिवार है, शीलानाथ ठाकुर वगैरह, पता नहीं आज हैं कि नहीं है, चूँकि 30 साल पहले शायद नहीं होंगे, उसी समय वो बहुत वृद्ध होंगे, हाँ, लेकिन उनके और वंशज तो जरूर रह रहे होंगे। तो विदेशिया नाटक का पूरा फिल्म बनाने के लिए इनको भारतीय समाचार चित्र से मिला। अब देखिए क्या क्या हुआ और कैसे मेरा जिंदगी उनके साथ वहाँ पे अटैच हुआ। तो शूटिंग के परमिशन के लिए वो छपरा के जो एसडीएम थे, आईएएस ऑफिसर है ना, उनसे वो मिलने गए। मैं भी साथ में गया था। सही पूछे तो एक आईएएस ऑफिसर और वो एसडीएम का जो रुतबा देखा ना, मैं वो रुतबा मुझे काफ़ी प्रभावित किया। मैं तो बिजनेस कर रहा था। मैं बोला कि भाई क्या चीज़ है, कैसे लोग बनता है आईएएस आईपीएस, ये सब कैसे बनता है। उसके बाद जानकारी हासिल करने लगा तो पता चला कि यूपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, संघ लोक सेवा आयोग, हर साल एग्ज़ाम होता है इसका, पीटी होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। 3 चरणों में इस परीक्षा का पूरा संचालन होता है। तो मैं एकाएक बहुत अट्रैक्ट हो गया। तो मैं तो कॉमर्स ग्रेजुएट था और मुझे दिमाग में घुस गया कि चलो आईएएस बन जाते हैं एकदम, और बनना भी है तो एकदम टॉप 10 में आए। ऐसा पढ़ाई करो, ऐसा मेहनत करो कि टॉप 10 में आए। तो पता किया कि भाई, तो कॉमर्स से लोग सलाह दिया कि नहीं, कॉमर्स को आप सब्जेक्ट मत रखिए, आप बेटर है कि कोई लिटरेचर ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, लेकिन कॉमर्स को आप मत रखिए। तो बिल्कुल, अब पता ही है, जो 7 साल से जो पढ़ाई पढ़ा था उसको छोड़ना पड़ रहा था। खैर टारगेट तो बहुत ऊपर का था, टॉप 10 में आने का सोच लिया था। तो भाई वैसा ही सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें सबसे अधिक स्कोर हो। तो पता चला कि एक भाषा है पाली लैंग्वेज, जिसके बहुत कम लोग इससे अपीयर होते हैं। और बिहार के बोध गया के जो उधर जो कुछ गुरु लोग हैं, वो लोग जनरली उसका पेपर चेक करते हैं। पाली भाषा लगभग वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। तो पता करना चालू किया कहाँ से गुरुजी मिलेंगे। पता चला गया के एक गुरुजी थे, काफ़ी वृद्ध थे, उनसे जाके संपर्क किया। पहले तो वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी आयु अधिक हो चुकी थी, लगभग 80 वर्ष को पार कर चुके थे। वो पढ़ाने की इच्छा में नहीं थे, लेकिन काफ़ी मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा अगर आपका सहयोग मिल जाएगा तो मैं इस भाषा को सीखने की कोशिश करूँगा। देखिए, पाली लैंग्वेज को पहले सीखना था। हम लोग तो आम बोलचाल की भाषा में चलिए हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं। पाली एक डिफरेंट लैंग्वेज है, और वो पाटलिपुत्र का आम बोलचाल का एक ज़माना में भाषा था। आम लोग पाली में ही बात करते थे। तो मैं उनसे मिला। खैर वो तैयार हो गए, और उनके पास काफ़ी नोट्स वगैरह पड़ा हुआ था, काफ़ी ग्रंथों का बहुत अच्छा नोट्स पड़ा हुआ था।
लेकिन समस्या ये था कि उस सारा नोट्स को पढ़ने के लिए पहले पाली लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। अभी देखिए, पहले लैंग्वेज सीखो, वो एक अलग टाइम टेकिंग चीज़ है, उसके बाद उस लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है उसको सीखो। और मेंस का 600 नंबर का वो पेपर होता था, 2 पेपर जो मेंस में होता था वो 600 नंबर का होता था। ये 1990 की बात है, पता नहीं इधर क्या परिवर्तन हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। मेरे ज़माना में 1990 में उस समय एक पीटी में एक मेंस एक सब्जेक्ट होता था और एक जनरल नॉलेज होता था। 2 सब्जेक्ट से पीटी और 150 नंबर का वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था, एक का 4 आंसर, और वो समय सीमा के अंदर तो आप पीटी निकाल पाते थे। माने फर्स्ट बैरियर आप क्रॉस कर गए। जैसे सीए का फाउंडेशन होता है, वैसे ही यूपीएससी में संघ लोक सेवा आयोग का ये पीटी जो आईएएस बनने के लिए, आईपीएस के लिए या एलाइड सर्विस, ये लगभग 800-900 लोग का इसमें चयन होता था। तो मैं भिड़ गया कि नहीं, अब मैं सोच लिया कि नहीं, पहले पाली ही सीखना है। तो सब कुछ छोड़ के उसमें लग गया। गुरु जी के यहाँ आना जाने लगा, सप्ताह में एक बार जाता था। वो बहुत सारा नोट्स देते थे, 2-3 घंटा वो पढ़ाते थे लैंग्वेज को। पहले अब लैंग्वेज पे पढ़ाई चालू हो गई, तो पढ़ते बाद कुछ लगा कि अब पाली सीखने लगा हूँ। उसके बाद बहुत सारा वो नोट्स अपना दिए विश्वास पे कि आप ले जाइए। अब बड़ा इज्जत से बात करते थे, इतना बढ़िया से, इतना अच्छा गुरु हमको लाइफ में आज तक नहीं मिला पढ़ाने वाला। काफ़ी प्यार से समझा के बोलना, और जैसा वो समझाते थे ना, एक बार में सही पूछे तो अपना एक, मेरे पास एक मिनी मोटरसाइकिल था, हीरो पुक के नाम से था, मिनी बाइक कहिए उसको, वही था मेरे पास, और उसी को ड्राइव करके मैं गया जाता था। मैं 100 किलोमीटर है यहाँ से गया पटना से, और जाता था 3-4 घंटे में पहुँचता था, और उनसे 4-5 घंटा पढ़ के फिर वापस आता था। देखिए, होता है ना कि मैन परपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ऐसा भी होता है। जब एक अच्छा खासा वक्त बीत गया, लगभग 6-7 महीना बीत गया, कुछ लैंग्वेज में पकड़ होने लगा, कुछ जो उसके सब्जेक्ट और ग्रंथ सब होता है ना, पीटक वगैरह बोलते थे। अब तो देखिए 30 साल पुरानी बात है, बहुत कुछ भूलने लगा हूँ, बहुत सारी घटनाएं घटते चली गई हैं इस दौरान। तो इसी बीच गुरु जी का तबीयत स्वास्थ्य उनका खराब होने लगा, और गुरु जी स्वर्ग सिधार गए। जो गुरु जी चले गए, मेरे हाथ से ये लैंग्वेज भी चला गया। अब मैं जितना दिन का मेहनत था, मैं एकदम एक जगह आके रुक गया कि भाई अब क्या करूं। समस्या फिर मेरे सामने बहुत विकराल आ गया था। फिर मेरा दिमाग में था कि नहीं, हमको ये करना है तो करना है। मैं कुछ नहीं सूझ रहा था मुझे, और फिर मैंने दूसरा विषय का चयन किया। वो विषय था इतिहास, भारत का इतिहास। जब बोर्ड में था ना, तो बड़ा हिस्ट्री से डर लगता था। हिस्ट्री और ज्योग्राफी या मैथ, ये 3 सब्जेक्ट से बहुत डर लगता था। साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स अच्छा लगता था, बायोलॉजी भी ठीक ठाक था, लेकिन ये केमिस्ट्री का जो तत्व है वो उसका ही फार्मूला वो कभी नहीं ठीक से समझ में आता था। कोशिश यही रहती थी किसी तरह पास कर जाए। हिस्ट्री से भी बहुत डर लगता था, लेकिन फिर हिस्ट्री को ही मैंने सब्जेक्ट बनाया आईएएस के लिए। हिस्ट्री का जब सब्जेक्ट बनाया तो सबसे पहले एक किताब खरीदा कि भाई भारत का इतिहास, किताब था कंप्लीट एक भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास को जब पढ़ना चालू किया, पूरा पढ़ गया। पढ़ने का तो मैंने 4 साल की उम्र में जब से लाइब्रेरी खोला था ना, पढ़ाई से बड़ा नज़दीकी रिश्ता बना हुआ था किताब से। मतलब सीधा भारत के इतिहास को 2 राउंड पहले उस किताब को पढ़ गया। पढ़ने के बाद समझ में आया कि भारत के इतिहास में 3 भाग में भारत का इतिहास बटा हुआ है। देखिए, कभी इतना डिटेल में हिस्ट्री नहीं पढ़ा था, कॉमर्स का विद्यार्थी था, तो देखा कि पूरा 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला भाग देखा प्राचीन भारत, दूसरा भाग मध्यकालीन भारत, और तीसरा भाग आधुनिक भारत। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से लेके, फ्रॉम सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके, और लगभग ये जो मुगल साम्राज्य तक का जो काल है वो प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। बहुत इंटरेस्टिंग, माने हमको रुचि। देखिए, जब कोई चीज़ को आप मन लगा के करना चालू कीजिएगा ना, मन लगना किसी काम में बड़ा जरूरी है। जब आपका मन लग गया, दिल लग गया, वो काम आपका हो जाएगा।
इसीलिए कहते हैं कि आप वो चीज़ की तरफ जाइए जिसमें आपका मन करता हो। और हमेशा बोलता हूँ बिजनेस से बड़ा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। आप पढ़िए, आज के समय में पढ़ाई का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। ऑफलाइन संकट है, ऑनलाइन मुसीबत है, बहुत बड़ा मुसीबत है। शहरी क्षेत्र में तो लगता है कि इंटरनेट से बच्चा पढ़ लेगा। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में सोचिए, जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है। हमको ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करना है। शहरी क्षेत्र के लोग तो मजबूत हो जाते हैं, वो पैसे से मजबूत हो जाते हैं, लेकिन हमें उनको मजबूत करना है जो पैसे से कमज़ोर है, तभी हमारा देश मजबूत होगा। ऑलवेज नेशन फर्स्ट। देखिए, देश जितना मजबूत होगा, एक एक नागरिक को मजबूती मिलेगा। आज हमारे देश में इकोनॉमी का स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। इसका बहुत बड़ा एक फैक्टर मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो ये छोटे छोटे लोग जो बिजनेस करते हैं असंगठित क्षेत्र में, वो लोग जनरली टैक्स नहीं देते हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं कोई भी काम, अगर आप टैक्स के अंदर आते हैं, आपको टैक्स बिल्कुल देना चाहिए। काम कोई भी कीजिए, कोई भी रॉ मटेरियल परचेज कीजिए, आप अंडर बिलिंग कभी करने का मत सोचिए। आप 2 पैसा खुद कमाइए और 2 पैसा सरकार को दीजिए। सरकार को पैसा देते वक्त, आपको टैक्स देते वक्त आप टैक्स दे के देखिएगा, एक अलग टाइप का फीलिंग आएगा आपके दिल में। मैं जब जब जीएसटी का रिटर्न या वैट के ज़माना की बात कर रहा हूँ, जीएसटी में तो मेरे साथ इतना धोखा हुआ कि क्या कहें, लेकिन वैट के ज़माना में जब जब मैं टैक्स पे करता था तो बहुत अच्छा महसूस होता था कि चलो ये पैसा जो है सो देश के विकास में जा रहा है, बॉर्डर पे जो सैनिक हैं उनके लिए जा रहा है, सीमा की सुरक्षा में जा रहा है, सड़कें बनेंगी, बिजली का विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। मतलब इसका फ़ायदा अल्टीमेटली उन लोगों को भी पहुंचेगा जो लोग सक्षम नहीं हैं, उनको भी इसका मदद मिलेगा। और इसके लिए हम लोगों को दिमाग में एकदम बैठाना है, जो भी करें वो 1 नंबर तरीके से करें। कच्चा माल भी खरीदे तो टैक्स पेड खरीदें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी को बोला जाए कि फेक बिल पे आप माल ले जाइए, एकदम पक्का बिल बनाइए। जीएसटी नंबर लेना बहुत ईजी है, आप मोबाइल पे जाइए और जीएसटी नंबर आप ले सकते हैं। एकदम 1 नंबर तरीके से माल खरीदिए, 1 नंबर तरीके से माल भेजिए, चैन की नींद आएगी साहब, बहुत अच्छा आपको नींद आएगा। मैं आईएएस की चर्चा आज स्टार्ट किया हूं कि मैं आईएएस की तैयारी कैसे कर रहा था। अब ये चर्चा को मैं आपको 1-2 वॉल्यूम में पूरा कंक्लूड करूंगा, और हो सकता है कि काफ़ी लोग या उनके बच्चे को इस चीज़ से प्रेरणा मिले। देखिए, अगर सही पूछे तो नौकरी करना है ना, टॉप का काम कीजिए। अगर वो नहीं हासिल होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा हासिल होगा जो बहुत अच्छा होगा। खैर, ये वॉल्यूम का समय तो अब समाप्त हो रहा है। मेरा यहाँ पे शकल देखिए आ रहा होगा, कृपया कर सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचाइए। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।